हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू पे हमने फंडामेंटल्स ऑफ स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग एंड मास्टरिंग म्यूचुअल फंड्स, ये दोनों कोर्सेस लॉन्च कर दिए हैं। सो अगर ये कोर्सेस को आपको सब्सक्राइब करना है तो स्टॉक ये प्रोमो कोड यूज कीजिए एंड आपको 4,000 रुपए का डिस्काउंट ये कोर्सेस पे मिल जाएगा। काफी अफोर्डेबल प्राइसेस पे ये कोर्सेस हमने यहाँ पे लॉन्च किया है। आशा करूंगा आप जरूर उनको सब्सक्राइब करोगे। आज की ताजा खबर में मैं परिमल आडे आप सभी लोगों का बहुत 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 स्वागत करता हूं। सो आइए शुरुआत करते हैं यूएस मार्केट्स के साथ, बिकॉज फ्राइडे को यूएस मार्केट्स काफी अच्छी तरीके से बिहेव कर रहे थे। जो पॉजिटिविटी थी वो बहुत ज्यादा थी और वो पॉजिटिविटी शायद हो सकता है आज इंडियन मार्केट्स में भी दिखे। तो यूएस मार्केट्स वर अप बाय 2.68% टू 3.34%। तो इतना यूएस मार्केट्स फ्राइडे को ऊपर गए थे, तो ऑब्वियसली उसका एक लैग इफेक्ट जो होता है वो इंडियन मार्केट्स पे होगा ही होगा। अब फ्राइडे को वो ऊपर गए थे, सैटरडे संडे मार्केट्स बंद थे, एंड दैट्स व्हाई आज शायद मार्केट्स, इंडियन मार्केट्स या फिर एशियन मार्केट्स में भी वही इंडिकेशंस मिल रहे हैं हमें कि वो भी ऊपर है। तो वैसा ही शायद कुछ रिएक्शन इंडियन मार्केट्स भी यहाँ पे दे सकते हैं। बाकी अगर मेन जो पेन पॉइंट है इंडियन इकोनॉमी का या फिर इंडियन मार्केट्स का, वो है क्रूड ऑयल। सो ब्रेंट क्रूड की अगर हम प्राइस देखते हैं, सो दैट प्राइस इज आल्सो एट $107.50 पर बैरल। तो वहां पे भी एक अच्छा खासा फॉल हमने ब्रेंट क्रूड में आता हुआ देखा है। सो दैट इज आल्सो वेरी पॉजिटिव न्यूज फॉर इंडिया। आई अंडरस्टैंड कि जिस तरीके से वर्ल्ड इकोनॉमी में प्रॉब्लम चल रहे हैं, रेसेशन की बातें चल रही है, हाई इन्फ्लेशन की बातें चल रही है, तो वहां पे obviously it will have some effect, some lag effect on all markets all over world। बट हमारा सबसे बड़ा पेन पॉइंट है क्रूड ऑयल। अगर क्रूड ऑयल कंट्रोल में आ जाता है तो हमारे लिए यूएस के रेसेशंस जो है वो नॉर्मली बहुत ज्यादा पॉजिटिव साबित हुए, बिकॉज द काइंड ऑफ लिक्विडिटी गेट्स क्रिएटेड बिकॉज ऑफ दोज रेसेशंस और स्लो डाउन्स। आई थिंक वो लिक्विडिटी ने हमेशा इंडिया को या फिर अदर इमर्जिंग मार्केट्स को हेल्प किया है, एंड दैट्स व्हाई दिस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग टू वॉच। सो क्रूड को बहुत ही ध्यान से देखना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ऐसा मुझे यहां पे लगता है। बाकी एक छोटी सी अनाउंसमेंट भी आप लोगों के लिए करनी है दोस्तों। सो मॉनसून सेल इज ऑन। मॉनसून सेल में हाईएस्ट एवर डिस्काउंट ऑफ 55%, 55% का डिस्काउंट हमारे सारे रिसर्च प्रोडक्ट्स पे आपको मिलेगा, वेदर दे आर मॉडल पोर्टफोलियो, स्टॉकोमीटर प्लस या फिर फंडोमीटर। तो प्लीज विजिट investindia.in और वहां जाके आप हमारे रिसर्च प्रोडक्ट्स को हाईएस्ट एवर डिस्काउंट के साथ सब्सक्राइब कर सकते हो। अब बात करते हैं यूएस की 10 ईयर जीसेक यील्ड की। सो दैट पर्टिकुलर यील्ड इज आल्सो एट 3.13%। इंडिया की जीसेक यील्ड इज एट 7.44%। सो अब हमारा जो आज की ताजा खबर का जो इनिशिएटिव है उसको 3 सेक्शन में हम डिवाइड करते हैं, वर्ल्ड इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी एंड कंपनी स्पेसिफिक न्यूज। तो वर्ल्ड इकोनॉमी में और थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश करेंगे, न्यूज को थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। तो यूएस में दो चीजों पे बहुत ज्यादा फोकस अभी चल रहा है। फर्स्ट इज इन्फ्लेशन एंड द सेकंड वन इज रेसेशन। और ये दो जो फियर्स है, रेसेशन एंड इन्फ्लेशन, ये जो दो फियर्स है, इसकी वजह से स्टॉक इन्वेस्टर्स हो या फिर बॉन्ड इन्वेस्टर्स हो, ये बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड है कि कहां पे एलोकेशन किया जाए। बिकॉज अगर रेसेशन है, हाई इंटरेस्ट रेट्स है, हाई इन्फ्लेशन सिनारियो है, तो ऑब्वियसली प्रॉफिट मार्जिन्स पे इंपैक्ट होगा, एंड दैट्स व्हाई प्रॉफिटेबिलिटी कैन गो डाउन और उसका इंपैक्ट स्टॉक मार्केट पे हो सकता है। एंड दैट्स व्हाई द करेक्शंस जो S&P 500 हो, नैस्डैक हो या डाउ जोन्स हो, इनमें हमने देखे हैं। अब दूसरा जो प्रॉब्लम है उनका, जो हाई इन्फ्लेशन होने की वजह से हाई इंटरेस्ट रेट्स होंगे, और हाई इंटरेस्ट रेट्स अगर होंगे या फिर अगर रेसेशन के फियर्स अभी मतलब आने वाले हैं या फिर इन्फ्लेशन ज्यादा है, तो उसको टैकल करने के लिए इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने पड़ेंगे। तो ये लोगों मतलब इन्वेस्टर्स को ये समझ में नहीं आ रहा है कि डेट में भी इन्वेस्ट करे या ना करे, बिकॉज अगर 10 ईयर जिसे यील्ड इज एट 3.13% और ऐसे एक्सपेक्टेशंस है कि ये यील्ड शायद 4% के ऊपर भी जा सकती है, तो दैट पर्टिकुलर मतलब ये यील्ड ऊपर जाना, एंड अगर आपने डेट में इन्वेस्टमेंट्स किए और यील्ड ऊपर चले गए, तो क्या होता है, आपकी एनएवी नीचे आ जाती है, मतलब वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर सिक्योरिटी गोज डाउन बिकॉज ऑफ द राइजिंग यील्ड्स। तो ये भी एक फियर है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के मन में। सो रेसेशन
एंड इन्फ्लेशन, ये दोनों के चक्कर में समझ में नहीं आ रहा है कि स्टॉक्स में कितना जाए और बॉन्ड में कितना जाए। और इसीलिए मुझे लगता है कि हमेशा अगर कुछ एक डिसिप्लिन फॉलो किया जा सकता है, आई एम नोबडी टू टेल दीज इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स व्हाट टू डू, बट नॉर्मली व्हाट आई हैव सीन or what I have learned by managing money or by looking at some stalwarts in world markets, sometimes asset allocation is the key। अगर आप इसको फॉलो करते हो तो, बिकॉज दैट टेल्स यू कि इक्विटी में कितना है, डेट में कितना है, एंड कांस्टेंट वेट अगर आप फॉलो करते रहोगे विद रेगुलर इंटरवल्स, सो ऑटोमेटिकली यू विल बाय एट लो लेवल एंड सेल एट हाई लेवल। सो दैट्स द ब्यूटी ऑफ एसेट एलोकेशन। मुझे लगता है इसका आंसर एसेट एलोकेशन में हो सकता है, बट ह्यूमन इंटेलिजेंस जो होता है वो ये चीजें मानता नहीं है। ईगो बहुत ज्यादा होते हैं, ऐसा लगता है कि नहीं नहीं, वी कैन टाइम द मार्केट्स whether it is debt or equity, and that's what they are trying to do, ऐसा लगता है। देखते हैं क्या होता है। बाकी यूएस एम्स टू रेज $200 बिलियन, कितना, $200 बिलियन वो रेज करना चाहते हैं एज अ पार्ट ऑफ G7 राइवल। और G7 राइवल टू व्हाट, चाइना का जो बेल्ट एंड रोड का जो प्रोजेक्ट है जिसमें ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स लगे हुए हैं, तो उस प्रोजेक्ट को काउंटर करने के लिए वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है। G7 कंट्रीज आर टेकिंग लीड इन दैट, जिसमें यूएस ने खुद की तरफ से $200 बिलियन की इन्वेस्टमेंट्स का कमिटमेंट काइंड ऑफ दिया है। और ऐसे ही कमिटमेंट्स बाकी जो G7 नेशंस है, जर्मनी हो, फ्रांस हो, कनाडा हो, यूके हो, तो यहां से भी कुछ ना कुछ अमाउंट्स वहां पे आ रहे हैं। सो इन अ वे जितना चाइना वहां पे इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश कर रहा है, उतना ही ये G7 कंट्रीज भी इन्वेस्ट करने की कोशिश वहां पे करने वाले हैं। सो आई थिंक इट इज रिक्वायर्ड ऑल्सो, अगर वर्ल्ड ऑर्डर अच्छी तरीके से मेंटेन रखना है और किसी एक कंट्री का या किसी एक कॉन्टिनेंट का ज्यादा मतलब कंट्रोल ना हो ऑल ओवर वर्ल्ड, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड दैट्स व्हाट दीज राइवल्स आर ट्राइंग टू डू अगेंस्ट चाइना। सो आई फील दिस इज अ गुड इनिशिएटिव बाय यूएस। एंड इसमें जब इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, ऑटोमेटिकली व्हेन यू इन्वेस्ट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑटोमेटिकली ग्रोथ रिलेटेड चीजें भी काफी अच्छी तरीके से वहां पे हो सकती है। अब एक बैंकिंग बॉडी है, इंटरनेशनल बॉडी, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स, BIS जिसे बोला जाता है, उनको लगता है कि डिसाइसिव वेव आने वाली है इंटरेस्ट रेट हाइक्स की ऑल ओवर वर्ल्ड टू टेम द इन्फ्लेशन। वी आर ऑलरेडी सीइंग यूके में इन्फ्लेशन इज एट 30-40 ईयर हाई, यूएस में इन्फ्लेशन इज एट 30 ईयर हाई। तो ये जो नंबर्स ये सब बार बार हमें सुनाई दे रहे हैं, 8% का इन्फ्लेशन, 9% का इन्फ्लेशन, क्या डेवलप वर्ल्ड में, वेस्टर्न वर्ल्ड में 10% प्लस भी इन्फ्लेशन जा सकता है क्या? तो ये सारी चीजें अगर आप देखोगे तो डेफिनेटली इन्फ्लेशन कंट्रोल करना ये बहुत ज्यादा जरूरी है, और उसे कंट्रोल करने के लिए एक वेव ऑफ इंटरेस्ट रेट हाइक आ सकती है, ऐसा मानना है BIS का जो बॉडी है, इंटरनेशनल बॉडी है, बैंकिंग बॉडी है, तो उनको ऐसा लगता है यहाँ पे। बाकी अब रशिया रिलेटेड एक न्यूज है जो मतलब गोल्ड रिलेटेड है एक्चुअली। तो यूएस हो, यूके हो, जापान हो, कनाडा हो, इन्होंने रशिया से जो गोल्ड के इंपोर्ट्स होते हैं, या फिर रशिया जो गोल्ड एक्सपोर्ट करता है टू दीज कंट्रीज, तो वो एक्सपोर्ट्स को वो या फिर वो इंपोर्ट्स को वो बैन करना मतलब करने वाले हैं। उन्होंने डिसाइड कर लिया है, जल्दी उसके अनाउंसमेंट्स कब से होने वाला, इफेक्टिव डेट वगैरह सब चीजें आ जाएगी। इसका मतलब इतना कितना इंपॉर्टेंस है, तो इसका इंपॉर्टेंस इतना है कि अराउंड 15 से 16 बिलियन डॉलर्स का जो इंपोर्ट होता है वो रशिया से होता है गोल्ड का। तो ऑब्वियसली अगर उतना इंपैक्ट होगा तो उसका शायद कुछ कैस्केडिंग इंपैक्ट गोल्ड प्राइसेस पे हो सकता है। अब कब होगा, कितना होगा, डेट क्या होगी, वो देखेंगे, बट डेफिनेटली अगर some percentage supply will be impacted because of such kind of decisions, so obviously the price of that asset can go up, because इन नेशंस को लग रहा है कि रशिया के जो ओलिगार्स है, मतलब जो मल्टी बिलियनियर्स है, तो दे आर इन्वेस्टिंग मेजरली इनटू गोल्ड टू टेक केयर ऑफ अदर थिंग्स। तो उनको सेफर एसेट वो लग रहा है, एंड दैट्स हाउ द फंडिंग इज गेटिंग टुवर्ड्स द यूक्रेन रशिया वॉर, ऐसा इन कंट्रीज का मानना है, एंड दैट्स व्हाई दे आर ट्राइंग टू टेक दीज काइंड ऑफ डिसीजंस। सो जहां पे इंपोर्ट बैन और ज्यादा सैंक्शंस वगैरह लाके रशिया को थोड़ा और ज्यादा प्रॉब्लम में लाने की कोशिश यहाँ पे होती हुई नजर आ रही है। अब बात करते हैं इंडियन इकोनॉमी के बारे में। सो अपने जो आरबीआई के गवर्नर है शक्तिकांता दास जी, उनको लगता है कि दिसंबर महीने तक, ये जो साल है उसके दिसंबर महीने तक जो इन्फ्लेशन रहेगा इंडिया में, वो आरबीआई की रेंज के ऊपर ही रहेगा। आरबीआई की कंफर्टेबल रेंज क्या है, 4% to 6%, तो उसके ऊपर ही ये रहेगा।
नॉर्मली व्हाट आई हैव सीन, जब भी ये प्रेडिक्शंस आते हैं तो उससे 3 से 6 महीने तक शायद वो चीज और ज्यादा ऊपर रह सकती है. दैट्स व्हाट माय ऑब्जर्वेशन इज. आई माइट बी रॉन्ग ऑल्सो, बट सो इट मीन्स, तो इससे मतलब क्या निकालना है, इससे जिस्ट क्या निकालना है हमें? इससे जिस्ट ये निकालना है कि भाई और ज्यादा रेट हाइक्स आने वाले हैं, नेक्स्ट रेट हाइक. सो आई विल नॉट बी सरप्राइज कि यहां से भी अराउंड 1 से 1.5% तक की रेट हाइक्स हो सकती है. इवन वी कैन नॉट डिनाई इवन 2% ऑफ रेट हाइक्स ऑल्सो, अगर कुछ ग्लोबल पिक्चर चेंज होता है. तो अगर क्रूड के प्राइसेस कंट्रोल में आते हैं तो मुझे लगता है हमारे लिए बहुत ही पॉजिटिव हो सकता है. सो अगर क्रूड प्राइसेस नीचे आ गए, हमारे पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस नीचे आ गए, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नीचे आ गई, बहुत सारा जो कैस्केडिंग इंपैक्ट होता है अदर कमोडिटीज पे वो कंट्रोल में आ सकता है. प्लस मॉनसून कैसे होगा वो भी देखना उतना ही इंपॉर्टेंट है. तो मॉनसून का जो प्रोग्रेस है, मॉनसून का फॉल कितना होगा, बेटर देन एवरेज होगा, नॉर्मल होगा, लेस देन नॉर्मल होगा, तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा मैटर करेंगी. बिकॉज वो भी कमोडिटी प्राइसेस पे मतलब टिपिकली फूड ग्रेन्स पे प्राइसेस पे उसका इंपैक्ट होगा. और अगर वो अच्छा होता है तो मुझे लगता है कि थिंग्स विल बी मच 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 बेटर आने वाले समय में. सो वो भी देखना है. सो मॉनसून इज वन इंपॉर्टेंट थिंग, एंड दैट्स व्हाई मॉनसून अच्छा हो और आपकी पोर्टफोलियोज अच्छे बने, इसीलिए मॉनसून ये प्रोमो कोड हमने लॉन्च किया है. हाईएस्ट एवर डिस्काउंट ऑफ 55% इज अवेलेबल अगर आप मॉनसून ये प्रोमो कोड हमारी वेबसाइट investornet.in पे यूज करोगे तो. अब पीयूष गोयल जी का क्या कहना है इसके बारे में भी बात करेंगे. पीयूष गोयल जी का कहना है कि इंडियन इकोनॉमी में टच $30 ट्रिलियन इन नेक्स्ट 30 इयर्स. ये बहुत ज्यादा एम्बिशियस नंबर है क्या? नो, इट इज नॉट एन एम्बिशियस नंबर. अगर नंबर ग्रोथ के हिसाब से आप देखोगे तो आई थिंक इट इज लोअर, मतलब सिंगल, थोड़ा सा एक 6-7% का जीडीपी ग्रोथ अगर आप एक्सपेक्ट करोगे, सो दैट नंबर इज अचीवेबल इन नेक्स्ट 30 इयर्स, ऐसा लगता है. सो आई थिंक वी आर ऑन इन राइट डायरेक्शन. अभी अगर हम $3 ट्रिलियन की है, सो $30 ट्रिलियन इज पॉसिबल. वी कैन नॉट डिनाई दैट. इसमें मैं और एक चीज ऐड करना चाहूंगा, जो एक नंबर कल आरबीआई की रिपोर्ट में देखा था मैंने. नेट प्रॉफिट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज सर्ज्ड बाय 50.2% इन FY22. सो मैन्युफैक्चरिंग पे जो फोकस इंडिया में बढ़ रहा है और जिस तरीके से प्रॉफिट्स लास्ट ईयर बढ़े हैं, ऑलमोस्ट 50% से मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के प्रॉफिट्स अगर बढ़े, तो दैट्स अ बिग पॉजिटिव. सो ये मेक इन इंडिया हो, ये इनिशिएटिव बहुत ही बढ़िया है. ये जो PLI स्कीम्स लॉन्च की गई, इसकी वजह से भी जो प्रोडक्शंस हो रहे हैं specifically from manufacturing side is very important. India is known to be a service oriented, service industries oriented economy. तो वहां पे manufacturing industry oriented economy हमें बनाना है. That's the vision of the current government. और अगर इसको हम और ज्यादा आगे लेके जाएंगे, so then जो growth होती है ना, वो बहुत ज्यादा sustainable होती है. और वहां पे वो बिजनेसेस को रिप्लेस करना, अगर हमने बहुत अच्छा मैन्युफैक्चरिंग शुरू किया, मेक इन इंडिया हुआ, हम यहां से एक्सपोर्ट कर रहे, तो ये जो यूनिट्स डेवलप होंगे ना, उन यूनिट्स को एक मतलब चेंज करना विल बी अ वेरी डिफिकल्ट जॉब. अब जैसे आप लोगों ने देखा होगा, ये जो चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी डेवलप हो रही है, ये चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी में डेफिनेटली हमें बेनिफिट मिल रहा है. बट इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर कंपनीज कि भाई आप एक जगह से दूसरी जगह आपके एक्सपोर्ट यूनिट्स या फिर आपके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट शिफ्ट करो फ्रॉम वन कंट्री टू डिफरेंट कंट्री. सो ये टाइम लेता है ये इंडस्ट्री डेवलप होने के लिए. बट एक बार ये इंडस्ट्री डेवलप हो जाता है, सो इन दैट पर्टिकुलर केस जो ग्रोथ नजर आती है वो काफी लॉन्ग टर्म की नजर आती है, सस्टेनेबल नजर आती है. एंड दैट्स व्हाई वी वांट टू बी अ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग ओरिएंटेड इंडस्ट्री भी होना चाहिए हमने, विथ सर्विस इंडस्ट्री ऑल्सो. आई एम नॉट सेइंग कि नहीं सर्विस इंडस्ट्री की तरफ ध्यान ही नहीं देना चाहिए, बट दोनों अगर साथ में चलेंगे तो आई थिंक द ग्रोथ पोटेंशियल इज क्वाइट गुड, ऐसा लगता है. बाकी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने ये महीने में, जून मंथ में, ऑलमोस्ट 46,000 करोड़ रुपीस के एग्जिट लिए हैं इंडिया से. सो टोटल अगर इस कैलेंडर ईयर में सिंस जैन 2022 अगर हम देखते हैं तो ऑलमोस्ट 2.13 लाख करोड़ रुपीस, यानी 2,13,000 करोड़ रुपए के फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के एग्जिट हमने इंडिया से ऑलरेडी देख चुके हैं. अगर अक्टूबर मंथ से देखेंगे तो ऑलमोस्ट 2.3 to 2.4 लाख करोड़ रुपीस के एग्जिट्स हमने इंडियन मार्केट से इनका फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के देखे हैं. आई थिंक राइजिंग इंटरेस्ट रेट सिनेरियो जो है यूएस में, तो उसी का ये सबसे बड़ा इंपैक्ट है. हाई इन्फ्लेशन, हाई इंटरेस्ट रेट्स, द कैपिटल इज फ्लोइंग टुवर्ड्स यूएस ट्रेजरीज. आज नहीं तो कल थिंग्स विल सेटल डाउन एंड दीज पीपल विल स्टार्ट कमिंग इनटू द इमर्जिंग मार्केट, जिसमें इंडिया लीड करेगा, ऐसा मुझे
लगता है। सो देखते हैं कब होगा वो। बाकी कंपनी स्पेसिफिक न्यूज में टाटा पावर की न्यूज है। टाटा पावर रिन्यूएबल्स कमीशन 120 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट इन गुजरात। सो गुजरात गवर्नमेंट को ये सप्लाई कर रहे ये एनर्जी। सो आई थिंक आपने देखना चाहिए ये जो कंपनी है ना टाटा पावर, एवरी वीक या फिर एवरी फोर्टनाइट सम काइंड ऑफ न्यू इनिशिएटिव विच इज गेटिंग लॉन्च्ड, या कुछ प्लान हो रहा है, कुछ अनाउंसमेंट्स है, या फिर कुछ जो प्रोडक्शन है वो शुरू हो चुका है, ट्रांसफर होना शुरू हुआ है। सो आई थिंक कंटिन्यूअसली सम पॉजिटिव न्यूज आर कमिंग इन टाटा पावर। दिस इज वन कंपनी आई थिंक इट शुड बी ऑन योर रडार, ऐसा मुझे लगता है। बाकी RIL is in talks to raise up to $8 billion फॉर बूट्स डील। बूट्स ये जो फार्मा चेन है, मतलब वहां पे फार्मेसीज की जो चेन है यूके में, तो उसको एक्वायर करने के लिए ऑलरेडी RIL ने, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट बैंकर्स के साथ, मर्चेंट बैंकर्स के साथ बातें करनी शुरू की है। पैसा वहां पे रेज होगा एंड देन दे आर ट्राइंग टू एक्वायर। अपोलो के साथ मिलके ये डील करने की कोशिश RIL की तरफ से हो रही है। आई थिंक ग्लोबल फोकस नजर आता है रिटेल साइड में रिलायंस इंडस्ट्रीज का यहाँ पे, विच इज अ पॉजिटिव थिंग। 28% GST लाइकली ऑन कैसीनोज, ऑनलाइन गेमिंग एंड हॉर्स रेसिंग। तो इसकी वजह से कौन सी कंपनीज को इंपैक्ट होगा ये आपको बताना है। फिर उसमें कैसीनोज हो या फिर फैंटेसी गेम्स हो, वो इंक्लूड होने वाले हैं। सो 28% का GST, जहां जहां पे बहुत ज्यादा एंजॉयमेंट चल रही है, गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू अर्न आउट ऑफ दैट, ऐसा नजर आता है। इन अ वे रिटेल इन्वेस्टर्स को बचाने के लिए भी ये चीजें होती है, ऐसा मुझे लगता है। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बोर्ड ऑफ कैनरा बैंक अप्रूव्स कैपिटल रेजिंग अप टू 9,000 करोड़ रुपीज इन FY23। सो बैंक्स ने पैसा रेज करना शुरू किया है। सो एग्रेसिवनेस जो रिक्वायर्ड है अभी क्रेडिट ग्रोथ के लिए, शायद पहला फर्स्ट मूवर, आई डोंट नो वेदर इट विल बी एन एडवांटेज और नॉट, बट फर्स्ट मूव विल बी कमिंग फ्रॉम दी PSU बैंक्स। तो ये ऐसा नजर आता है। अडानी ग्रुप की एक कंपनी है कच्छ कॉपर, उन्होंने 6,000 करोड़ रुपए रेज करने का प्लान बनाया फॉर 1 मिलियन टन यूनिट के लिए। और ये जो लेंडिंग हो रही है ये PSU बैंक्स की तरफ से ही हो रही है। SBI हो, आई थिंक बैंक ऑफ इंडिया भी है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र भी है। तो ये कंसोर्शियम है जो लीड कर रहा है इनको लोन देने के लिए। आई डिड नॉट फाइंड अ सिंगल प्राइवेट सेक्टर बैंक इन दिस कंसोर्शियम ऑफ दिस, जो भी 6,000 करोड़ रुपए अडानी इंटरप्राइजेस की जो सब्सिडरी है कच्छ कॉपर, वो यहाँ पे रेस करती हुई नजर आ रही है। टाटा केमिकल यूरोप ओपन्स यूके's लार्जेस्ट कार्बन कैप्चर प्लांट। तो वहां पे भी टाटा केमिकल्स की भी अगर आप बात करोगे तो आई थिंक ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स, ग्लोबल फुटप्रिंट बढ़ाने के चक्कर में वहां पे भी इन्वेस्टमेंट्स काफी अच्छी तरीके से हो रही है टाटा पावर की तरफ से। एक कॉशनरी न्यूज रिगार्डिंग FMCG फर्म्स, मार्जिन जो है वो प्रेशर में रह सकते हैं इस कैलेंडर ईयर में बिकॉज ऑफ द हाई कमोडिटी प्राइसेस। सो मॉनसून इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर FMCG कंपनीज ऑल्सो। सो पेट्रोल डीजल प्लस मॉनसून, ये एंगल देखना बहुत जरूरी है। FMCG कंपनीज के मार्जिन्स बहुत ज्यादा इंपैक्ट होते हैं इन सारी चीजों। तो आशा करता हूं कि आज का भी ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।